नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद पुनीत पे। जैसा कि बात पता है, अब हम लोग के ग्रामर का सेशन इस समय ले रहे हैं। वीकली की स्टार्टिंग में हम लोग ग्रामर का सेशन लेंगे और ग्रामर के सेशन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ रखा है और काफ़ी कुछ हम लोगों ने क्यों पढ़ा था, जिसमें हमने क्लास पढ़ा, सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ा, कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ा, सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा था, फाइनाइट वर्ब पढ़ा, नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ा। ये सारे क्लासेस लिए उसका हमको मेन समझने का मकसद ये था कि हमें सेंटेंस का टाइप समझना था। पहले हमने एक टाइप डिस्कस किया था सिंपल सेंटेंस, उसके बाद से हमने बोला था आपको कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस के ये 3 फॉर्म होते हैं, एक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस हमने पढ़ लिया था। उसके बाद से मैंने बोला था कि कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस का पढ़ने के लिए आपको ग्रामर के कुछ बेसिक टूल होते हैं जिनका जानना बेहद ज़रूरी है, जिसमें से वर्ब के 2 टाइप थे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब थे। उसके बाद से हमने बात किया था क्लाज का, बात किया था क्लाज में क्या था, प्रिंसिपल क्लाज था। प्रिंसिपल क्लाज को हम इंडिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। दूसरी क्या था, सबऑर्डिनेट क्लाज था। सबऑर्डिनेट क्लाज को हम डिपेंडेंट क्लाज भी कहते हैं। तीसरे पे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट क्लाज पढ़े थे, जो कि 2 सेम तरह के सेंटेंस को, सेम डिग्री के सेंटेंस को जोड़ा जाता है। या तो प्रिंसिपल क्लाज को जोड़ता है, या तो सबऑर्डिनेट क्लाज को जोड़ता है, उसमें एक प्रिंसिपल क्लाज होता है। तो उसके बाद से आइए हम सिंपल सेंटेंस तो पढ़ लिए, फिर भी एक बार और हम सिंपल सेंटेंस पढ़ते हैं, उसके साथ ही साथ कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ के पूरा ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसके बाद से हम कल से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एकदम ही इजी टॉपिक है। ये थोड़ा कम्प्लेक्स था क्योंकि बेसिक थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, इसीलिए काफ़ी लोग इसको पढ़ाते नहीं है। लेकिन फिर भी आप जैसे जैसे पूरा वीडियो देखेंगे और जब आगे की आप आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, नरेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आपको लगेगा कि बेसिक पढ़ना कितना इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी चीज़ का बेसिक जानने के बाद से जो आगे की चीज़ें वो ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। हालांकि बेसिक फाउंडेशन जो होता है थोड़ा टफ होता है। चाहे आप जिस चीज़ स्टार्टिंग में जब कोई आपसे काम करना सीखते हैं, जैसे पढ़ाई कोई नया सब्जेक्ट करना है, तो स्टार्टिंग में तो टफ लगता है, लेकिन जो ही हम उसके बेसिक फंडामेंटल को मजबूत करते जाते हैं, उसके बाद से उस सब्जेक्ट पे हमारी पकड़, ग्रिपिंग बहुत अच्छी बनती रहती है। जो भी ग्रिपिंग पावर है बहुत अच्छी होती जाती है। वही हम 20 से पढ़ना शुरू करते तो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए हमको बेसिक क्लास टफ तो था, फिर भी मैंने उसे जितना हो सकता है ईजी करने की कोशिश किया। और एक बार में समझ में नहीं आएगा जब तक आप 3 बार 4 बार उस वीडियो को नहीं देखते हैं। उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप उसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं उसका अगले एक दिन डाउट सेशन लेके उस सारे को क्लियर कर दूँगा। तो आइए दोस्तों, हम आज सेंटेंस पढ़ के सेंटेंस को ख़त्म करते हैं। कल हम फ्रेज, इडियम क्या होता है, सेइंग क्या होती है, प्रोवर्ब्स क्या होता है, मैक्सिम्स क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। और जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा फिर हमारा स्टार्ट होगा पार्ट ऑफ स्पीच, जो आप आमतौर पर और टीचर अच्छे से नहीं पढ़ाते होंगे। फिर हम उसकी बात करेंगे यहाँ। फिर जब हम पार्ट ऑफ स्पीच का डिटेल तो बात नहीं करेंगे, शॉर्ट में बात कर लेंगे। उसके बाद से हमारा पूरा बेसिक इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से हम एक एक उसमें से पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होता है, कंजक्शन क्या होता है। फिर हम टेंस पढ़ेंगे, फिर हम नरेशन पढ़ेंगे, फिर हम वॉइस पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, सिंटैक्स पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे। ये सारा कुछ पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए ये सारा जानना बेहद ज़रूरी था। तो आइए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस कैमरे में नहीं आ रहा होगा, आप ऊपर सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। पहला हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस। द सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसका पूरा लेक्चर 10 या 15 मिनट का आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में, बेसिक ग्रामर वाले प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा, उसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का दूसरा या तीसरा वीडियो उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको फाइनाइट वर्ब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ग्रामर ये वर्ड पार्ट की क्लास नहीं है जो आप कहीं से शुरू करेंगे समझ में आने लगेगा। इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें जानना बेहद ज़रूरी है। द सेंटेंस विच हैज एन ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल एवरी डे, यहाँ एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए यह क्या है, सिंपल सेंटेंस। इसके अलावा कहीं वो वर्ब आपको दिख रहा है, कहीं वर्ब नहीं दिख रहा है। और फाइनाइट वर्ब क्या होता है, पिछला क्लास पढ़िएगा, यहाँ भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस पे डिपेंड करता है। सब्जेक्ट कैसे डिपेंड करता है, अगर यहाँ राम के अलावा दे लिखते तो यहाँ ईएस हट जाता है, यानी कि जो वर्ब है सब्जेक्ट पे डिपेंड किया। अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनिट पे ले जाते तो यहाँ वेंट हो जाता है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है उस, ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब, वो सब सेंटेंस, पूरे सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है और इसका क्या टेंस है इस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा वर्ब जो सेंटेंस के सब्जेक्ट
और उसके टेंस पे डिपेंड करे उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। पूरा डिटेल क्लासेस बहुत ही अच्छा पढ़ाया हूँ, अब जाके ज़रूर पढ़िएगा। इस क्लास को यहीं रोकिए, पहले उसको पढ़ के आइए फिर इसको पढ़िएगा। राम गोज़ टू स्कूल, यह हो गया, इसमें एक फाइनाइट वर्ब हो गया, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। दूसरा आता है कंपाउंड सेंटेंस, किसे कहते हैं। कंपाउंड का मतलब ही है कुछ जुड़ने से मतलब है। द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब हो। सिंपल सेंटेंस में कितने फाइनाइट वर्ब थे? ओनली 1। कंपाउंड में कितने? जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब हो। मिनिमम यानी कि 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन किसी भी कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम 2 होना चाहिए। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितना करिए, लेकिन मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। जैसे भी किसी भी चीज़ है, जैसे ईंट और मकान बनाने के लिए आपको ईंट और जो सीमेंट होता है इसकी तो एकदम फाउंडेशन ज़रूरत होता ही है, उसके साथ छड़िया उड़िया कई सारी चीज़ ज़रूरत होती है, लेकिन बेसिक 2 चीज़ की जो इसकी ज़रूरत होती है वो मिनिमम 2 चीज़ तो होना ही होना है ईंट को जोड़ने के लिए। इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस के लिए मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब का होना ही होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, नहीं तो फिर कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो जाएगा। एक होगा तो सिंपल सेंटेंस होगा और एक भी नहीं होगा तो फिर सेंटेंस बनेगा ही नहीं। बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता, उसमें कम से कम एक मेन वर्ब होना चाहिए, और मेन वर्ब को भी फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। तो देखिए कंपाउंड सेंटेंस, द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब एंड देयर इज 1 प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड ऑल द अदर्स क्लॉजेज आर कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। मतलब उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और दूसरा जो क्लॉज हो वो उस प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज हो। प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? 2 सेम डिग्री के क्लॉज होते हैं, उनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो जो दूसरा जिसके साथ कंजक्शन लगा रहता है वो जो क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज का कंजक्शन लग जाए तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और जो किसका कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है? जस्ट उसके पहले आने वाले प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जो हमने आपको कोऑर्डिनेट क्लॉज में अच्छे से समझाया है। तो एग्जांपल से देखते हैं। आई एम टॉल एंड सी इज शॉर्ट, वह छोटी है मैं लंबा हूँ। जैसे मैं लंबा हूँ इसका भी अर्थ पूरा, वो छोटी है इसका भी अर्थ पूरा, इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों अपना अर्थ दे रहे हैं। लेकिन ये एंड फैन बॉयज में मैंने बताया था एंड एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, इसलिए इससे जुड़ गया, इसलिए ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो ये किसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ? इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ, इसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हुआ। तो क्या कह रहा है? जो सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? एम हो गया, दूसरा फाइनाइट वर्ब हो गया इज हो गया, 2 फाइनाइट वर्ब मिनिमम हो गए, पहला कंडीशन पूरा हो गया। एंड देयर इज अ 1 प्रिंसिपल क्लॉज, एक ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन इसकी वजह से ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो देयर इज 1 प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज भी हो गया। एंड ऑल दी अदर्स क्लॉजेज, ऑल दी अदर्स का मतलब ये हो गया, एंड लगा के और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑल दी अदर्स क्लॉजेज आर कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, मतलब इस प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये क्लॉज जो क्या है वो इस प्रिंसिपल क्लॉज का कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि 2 सेम डिग्री के जब कंजक्शन जुड़ते हैं तो कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, मिर्ज़ापुर आ जाए, उसी पे मैंने एक एग्जांपल बना दिया। कालीन भैया लव्स मुन्ना, मुन्ना भैया कह दीजिए जो कालीन भैया का लड़का है। कालीन भैया लव्स मुन्ना एंड ही लव्स हिम टू, कालीन भैया मुन्ना से प्रेम करते हैं और मुन्ना कालीन भैया से प्रेम करता है, मुन्ना भी कालीन भैया से प्रेम करता है। तो ये देखिए कालीन भैया लव्स मुन्ना प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, क्योंकि ये एक फाइनाइट वर्ब और एक यहाँ फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये कम्प्लेक्स, इसलिए ये सॉरी कंपाउंड सेंटेंस हो गया। 2 फाइनाइट वर्ब मिल गए, एक ये दूसरा ये, एक ये और दूसरा ये, 2 फाइनाइट वर्ब हो गए। उसके बाद से एक एंड जो हो गया ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, और जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो बनाता क्या है? वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है, और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो क्या बनाता है? वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। तो 2 फाइनाइट वर्ब एंड देयर इज 1 प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये दोनों तो प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन एंड के जुड़ जाने से ये जो कंजक्शन बन जाता है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जा रहा है और ये प्रिंसिपल क्लॉज बन जा रहा है। तो देयर द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब लव्स ये, एक फाइनाइट वर्ब लव्स ये, एंड देयर इज 1 प्रिंसिपल क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज ये हो गया। एंड ऑल दी अदर्स क्लॉज आर कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि इस कोऑर्डिनेट ये जो है ऑल दी जो अदर क्लास है ये हो गया, या एंड लगा के कुछ और भी लिख दीजिए, इसमें कुछ कहानी की तरह आगे सेंटेंस बढ़ता जाए, क्योंकि हम बात बोलते हैं तो फिर आगे बोलते जाते हैं। तो फिर ऑल जितने भी इधर आएंगे वो इस प्रिंसिपल क्लॉज के कोऑर्डिनेट क्लॉज होंगे। तो सारी कंडीशन पूरा हो गया, 2 फाइनाइट वर्ब, एक प्रिंसिपल क्लॉज, और ऑल दी अदर क्लॉज आर द कोऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ द प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस खत्म होता है। कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? द सेंटेंस डैश हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, जिसके 2 फाइनाइट वर्ब हो
एंड देयर इज वन प्रिंसिपल क्लाज, एक प्रिंसिपल क्लाज हो एंड ऑल द अदर्स क्लाज आर कोऑर्डिनेट क्लाज ऑफ द प्रिंसिपल क्लाज, और जितने भी आगे क्लाज हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे जितने हो, वो प्रिंसिपल क्लाज के कोऑर्डिनेट क्लाज हो, इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो कभी भी आप कोई सेंटेंस देखेंगे बड़ा सा, तो उसको आप कंपाउंड सेंटेंस कब कैसे कहेंगे? पहले तो आप ये ढूंढेंगे उसमें 2 फाइनाइट वर्ब है कि नहीं है, 2 फाइनाइट वर्ब मिल गया, उसके बाद से एक प्रिंसिपल क्लाज है कि नहीं है भी, और बाकी जितने भी क्लाज है वो जो पहले वाला क्लाज है उसका कोऑर्डिनेट क्लाज है कि नहीं। अगर प्रिंसिपल है तो जो कोऑर्डिनेट क्लाज बनेगा वो भी प्रिंसिपल होगा। अगर एक सबऑर्डिनेट क्लाज है तो जो कोऑर्डिनेट क्लाज बनेगा वो सबऑर्डिनेट का बनेगा ना, तो यानी कि आगे जितना भी आएगा वो सारा सबऑर्डिनेट क्लाज होगा। जैसे हम सबऑर्डिनेट होगा, लेकिन सबऑर्डिनेट वाला इसमें नहीं आता है, सबऑर्डिनेट वाला इसमें नहीं होता है। इसमें हम केवल बात करते हैं प्रिंसिपल क्लाज का, यानी कि सेम डिग्री के जब दोनों जुड़ेंगे तभी कंपाउंड सेंटेंस होगा। यानी कि सेम डिग्री का क्या मतलब है? दोनों में कुछ कोरिलेशन हो, कोऑर्डिनेशन हो दोनों में कुछ, और दोनों अपना अलग अलग इंडिविजुअल भी अर्थ रखते हो, तो कंपाउंड सेंटेंस वही है जो कि कोऑर्डिनेट ऑफ द प्रिंसिपल क्लाज, मतलब एक प्रिंसिपल क्लाज होगा और सारा उस प्रिंसिपल क्लाज का ही कोऑर्डिनेट होगा, सब ऑर्डिनेट क्लाज का कोऑर्डिनेट क्लाज नहीं होगा। ये मैंने गलत बोल दिया था, सब ऑर्डिनेट क्लाज का कोऑर्डिनेट क्लाज नहीं होगा, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। तो जब प्रिंसिपल क्लाज का कोऑर्डिनेट क्लाज होगा, यानी कि जितने भी इसमें क्लाज आएंगे सारे प्रिंसिपल क्लाज आएंगे, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ के जितने भी क्लाज आएंगे, जितने क्लाज उतने फाइनाइट वर्ड, तो जितने भी क्लाज आएंगे सब अपना अलग अलग अर्थ भी देंगे और एक दूसरे से भी संबंधित होंगे, वही कंपाउंड सेंटेंस होगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना प्रिंसिपल क्लाज एंड ऑल दी अदर्स क्लाजेज आर कोऑर्डिनेट क्लाज ऑफ प्रिंसिपल क्लाज, यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल क्लाज के होने के लिए क्या होगा? सारे प्रिंसिपल क्लाज होना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम होते हैं। कोऑर्डिनेट क्लाज का आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, दोनों सेम होते हैं, और जो पहला होता है वो दूसरे का कोऑर्डिनेट क्लाज होता है, तो वो सबऑर्डिनेट का भी हो सकता है और प्रिंसिपल का भी कोऑर्डिनेट क्लाज होता है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट क्लाज होता है वो सबऑर्डिनेट का भी होता है। अगर दोनों सबऑर्डिनेट है तो पहला वाला दूसरा वाला पहले सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्लाज होगा, और यदि दोनों प्रिंसिपल है तो इसमें केवल प्रिंसिपल आएंगे, प्रिंसिपल आएंगे और एक प्रिंसिपल, दोनों सेम हो जाएंगे और एक दूसरे का कोऑर्डिनेट क्लाज हो जाएगा। फिर हम थर्ड पे पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो सेंटेंस का लास्ट पार्ट है। द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, इसमें भी यही है, कम से कम 2 फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो। एंड और देयर इज वन प्रिंसिपल क्लाज, यहाँ क्लाज छूट गया है, वन प्रिंसिपल क्लाज एंड वन सबऑर्डिनेट क्लाज, एक प्रिंसिपल क्लाज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लाज हो। कंपाउंड सेंटेंस में क्या था? एक प्रिंसिपल क्लाज हो और बाकी जितने हो वो कोऑर्डिनेट क्लाज हो उस प्रिंसिपल क्लाज का, यानी कि प्रिंसिपल क्लाज का कोऑर्डिनेट क्लाज वही होगा जो खुद भी प्रिंसिपल क्लाज होगा, क्योंकि दोनों सेम डिग्री का जोड़ना रहता है इसमें। तीसरा भी आएगा तो वो भी प्रिंसिपल ही क्लाज होगा, चौथा आएगा वो भी प्रिंसिपल ही क्लाज होगा, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस में हमेशा सेम डिग्री के क्लाज जुड़ते हैं, यानी कि उसमें हमें और सेम डिग्री क्लास जुड़ते हैं, और उसमें भी कौन से सेम डिग्री के? प्रिंसिपल वाले सेम डिग्री के, सब ऑर्डिनेट वाले सेम डिग्री के नहीं, इसमें हमेशा प्रिंसिपल क्लास जुड़ते जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल क्लास जो होता है जिसका अपना अर्थ होता है वो डिपेंड नहीं होता है। लेकिन जो कम्प्लेक्स में होता है ठीक इससे थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसमें भी 2 फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, जैसे व्हेन आई कम होम आई विल ईट डिनर, जब मैं घर आऊँगा तब मैं खाना खाऊँगा। एक फाइनाइट वर्ब क्या है? ईट है, दूसरा फाइनाइट वर्ब क्या है? कम है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, ये फाइनाइट वर्ब हो गया, 2 फाइनाइट वर्ब हो गया। लेकिन ये कह रहा है देयर इज वन प्रिंसिपल क्लाज, एक प्रिंसिपल क्लाज हो गया आई विल ईट डिनर, मैं खाना खाऊंगा, इसका तो अर्थ निकल ही रहा है पूरा, किसी पे डिपेंड है, मैं आप किसी से कहिए मैं खाना खाऊंगा, अर्थ पूरा हो गया। तो ये क्या करा? वन प्रिंसिपल क्लाज, 2 फाइनाइट वर्ब हो गया, एक प्रिंसिपल क्लाज हो गया, एंड वन सबऑर्डिनेट क्लाज और एक सबऑर्डिनेट। ये सबऑर्डिनेट क्लाज क्यों है? क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लाज वो होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लाज पे डिपेंड करता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम सबऑर्डिनेट क्लाज को पहले लिखते हैं तो प्रिंसिपल क्लाज लिखने से पहले तो वहाँ पे हम कामा लगाते हैं, और जब प्रिंसिपल क्लाज को पहले लिख देते हैं तो कामा नहीं लगाते, डायरेक्ट वेन लिख के आई कम होम, जैसे इसे हम लिख सकते थे आई विल ईट डिनर वेन आई कम होम, और जैसे ही वेन आई कम होम को हम आगे लाएंगे कामा लगा के, तब हम प्रिंसिपल क्लाज को लिखेंगे। तो ये जब हम कहेंगे वेन आई कम होम, जब मैं घर आऊँगा, वेन आई कम होम, जब मैं घर आता हूँ, इसका कोई अर्थ निकल रहा है? जब मैं घर आता हूँ तब क्या कुछ और होगा नहीं इसमें सेंटेंस, जब मैं घर आता हूँ, इसके या तो आगे कुछ सेंटेंस होगा या तो पीछे सेंटेंस कुछ होगा। तो
तो ये क्या हुआ, ये अपने अर्थ के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। अब जो अपने अर्थ के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है वो कौन सा क्लास हो जाता है, वो सबऑर्डिनेट क्लास हो जाता है। तो व्हेन आई कम होम आई विल ईट डिनर, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो ये क्या कह रहा है, वन प्रिंसिपल क्लास हो और वन सबऑर्डिनेट क्लास हो। तो यहाँ तक भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का डिफिनीसन होता है, आगे भी होंगे, एग्जाम्पल चेंज होगा तो आगे भी उसमें लगेगा। जैसे यहाँ तक तो आप इस सेंटेंस में समझ गए, दो फाइनाइट वर्ब, एक इट फाइनाइट वर्ब हो गया, एक कम फाइनाइट वर्ब होगा। वन प्रिंसिपल क्लास आई विल ईट डिनर प्रिंसिपल क्लास हो गया क्योंकि ये अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं है। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया, आता है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। फिर बात आती है द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब एंड देयर इज वन प्रिंसिपल क्लास एंड वन सबऑर्डिनेट क्लास and the other classes are coordinate class of the subordinate class। क्योंकि अब इसके बाद जितने भी सबऑर्डिनेट क्लास आएंगे वो तो सेम हो जाएंगे, और जब दो सेम सबऑर्डिनेट क्लास और एक प्रिंसिपल क्लास होगा तो एक सबऑर्डिनेट क्लास होगा वो दूसरे सबऑर्डिनेट क्लास का कोऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। द सोल्जर शॉट द ट्रेटर डेड, सोल्जर ने जो दुश्मन था उसको मार दिया। व्हेन ही अटैक देम, जब उस ट्रेटर ने उन सोल्जर्स पे अटैक किए। एंड व्हेन ही ट्राइड टू स्नेच देयर वीपन्स, और जब वो उनके हथियारों को छीनने की कोशिश किए। एक बात आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा, मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। एक फाइनाइट वर्ब हो गया शॉट, दूसरा फाइनाइट वर्ब हो गया अटैक, तीसरा फाइनाइट वर्ब हो गया ट्राइड। कम से कम 2 होना तो चाहिए, लेकिन 2 से अधिक तो कितने भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमने 3 फाइनाइट वर्ब ले लिया, प्लस एक प्रिंसिपल क्लास होना चाहिए। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, जो अपने अर्थ के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे द सोल्जर शॉट द ट्रेटर डेड, सोल्जर ने जो दुश्मन थे उनको मार दिया। अर्थ पूरा है, कहीं डिपेंड करना है। किसी ने आपने कहा कि किसी ने आपसे कहा कि जो सोल्जर थे वो दुश्मन को मार दिए, आप कुछ और सुनना पसंद करेंगे, इतने पे तो अर्थ पूरा क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही वो कहेगा व्हेन ही अटैक देम, जब वो उस पर आक्रमण किया, तो आप सोचेंगे आगे कुछ और बात है। जब वो आक्रमण किया, इससे तो अर्थ पूरा नहीं है, यानी कि ये अर्थ के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है। जब उसने आक्रमण किया तब उसने उसको मार दिया। तो जो अर्थ के लिए डिपेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास अपने अर्थ को पूरा करने के लिए प्रिंसिपल क्लास पे डिपेंड करता है, इसलिए उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। फिर उसी में एक और आया, एंड व्हेन ही ट्राइड टू स्नेच देयर वीपन, इसको छोड़ दीजिए एक बार, इसको देखते हैं। एंड व्हेन ही द सोल्जर शॉट द ट्रेटर डेड एंड व्हेन ही ट्राइड टू स्नेच वीपन, जब उसने उसके वीपन को छोड़ा था। आप किसी से कहें जब वह उनके हथियार, वेपन इसे पढ़ते हैं, वीपन इसे वेपन पढ़ते हैं। जब उसने उनके हथियारों को छीना, आप किसी से कहेंगे जब उसने, मान लीजिए आप हमसे आया कहें कि जब उसने उनके हथियारों को छीना, और चुप हो जाएं, हमको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसके आगे भी कुछ सेंटेंस होगा या तो पीछे भी सेंटेंस होगा, तभी ये जो पार्ट है सेंटेंस का, तभी इसका अर्थ पूरा होगा। तो क्या है इसके आगे, ये है ना द सोल्जर शॉट द ट्रेटर, तो एक ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास, एक ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें इसका ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लास, इसमें सब एक तो क्लास क्यों है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, इसमें भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। सबऑर्डिनेट क्लास क्यों? क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा है। यहाँ वेन है, यहाँ भी वेन है, जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। ये भी सबऑर्डिनेट क्लास, ये भी सबऑर्डिनेट क्लास। अब जब दो सेम डिग्री के हों, या तो दोनों प्रिंसिपल हो या तो दोनों सबऑर्डिनेट हो, तो एक दो सबऑर्डिनेट होता है और दूसरे सबऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट क्लास होता है। तो इसमें से कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, उसके लिए आपको कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी तो चाहिए। तो यहाँ तो है वेन, ये तो केवल सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेकिन वहाँ वेन कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन तो है ही, साथ ही साथ जो एंड है, ये वेन सबऑर्डिनेट कंजक्शन तो है ही, साथ ही साथ जो एंड है वो फैन बॉयज में आता है, फैन बॉयज में एंड आता है, तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ये तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन पहले से है क्योंकि यहाँ वेन है और अर्थ पूरा नहीं है, लेकिन जैसे ही कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन बन गया। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो या तो प्रिंसिपल क्लास का होता है या तो सबऑर्डिनेट क्लास का होता है। और जब वो खुद में प्रिंसिपल क्लास हो, जब उसका अर्थ पूरा हो तो वो प्रिंसिपल क्लास का होगा, जब उसका अर्थ अधूरा हो तो वो सबऑर्डिनेट क्लास का होगा। तो इस सबऑर्डिनेट क्लास का ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है वो कोऑर्डिनेट क्लास है। क्यों है? क्योंकि ये एंड है और एंड एक सब कोऑर्डिनेट क्लास होता है। तो अब देखिए पूरा अर्थ क्लियर हो गया। द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, इसमें तो 3 फाइनाइट वर्ब हो गया, मिनिमम 2 चाहिए, तो ये तो जो कंडीशन था वो पूरा हो गया। एंड देयर इज वन प्रिंसिपल वर्ब, एक प्रिंसिपल
प्रिंसिपल क्लास, देयर इज वन प्रिंसिपल क्लास, ये प्रिंसिपल क्लास भी हो गया, एंड वन सबऑर्डिनेट क्लास, ये सबऑर्डिनेट क्लास भी हो गया, एंड द अदर क्लासेज आर, और जो अदर क्लासेज हैं, चाहे ये है या एक और जोड़ के चौथा लगा दें, आर कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास, यानी कि ये है कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ द सबऑर्डिनेट क्लास। इस सबऑर्डिनेट क्लास का ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लास है, यानी कि ये भी कंडीशन पूरा हो गया। इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, एक बार और रिवीजन करते हैं। सेंटेंस के 3 पार्ट है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस विच हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। राम गोज टू स्कूल एक फाइनाइट वर्ब है, इसलिए सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस दैट हैज मिनिमम 2 फाइनाइट वर्ब, 2 फाइनाइट वर्ब हो गया, एंड देयर इज वन प्रिंसिपल क्लास, एक प्रिंसिपल क्लास हो गया, एंड ऑल द अदर क्लासेज आर कोऑर्डिनेट क्लास ऑफ द प्रिंसिपल क्लास। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जो कंपाउंड सेंटेंस है ना, उसमें हमेशा प्रिंसिपल क्लास जुड़ते जाएंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंस अलग अलग जुड़ते जाएंगे। तो इसमें जो 2 सेम डिग्री के जुड़ते हैं कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस 2, आप ये कह सकते हैं 2 कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलकर बनता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल वाले कोऑर्डिनेट कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 2 तरह का होता है, एक प्रिंसिपल का कोऑर्डिनेट कंजक्शन, एक सबऑर्डिनेट का कंजक्शन। लेकिन कंपाउंड में हमेशा प्रिंसिपल होगा। प्रिंसिपल का तब होगा जब सबके अर्थ अपने अलग होंगे, चाहे जितने भी क्लास हो, सब अकेले भी अपना अर्थ देता हो और एक दूसरे से भी कोऑर्डिनेट बना हो। तो कंपाउंड सेंटेंस में आप कभी भी देखिएगा, जब भी कई सेंटेंस एंड या फैन वाइज में कोई और कंजक्शन से जोड़ के बने हैं और सब अपना अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। या आपको कोई सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस के रूप में बनाना है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप अलग अलग सेंटेंस जोड़ रहे हैं, उसका सबका अलग अलग अर्थ भी निकलना चाहिए। ये नहीं हो कि वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि अपने अर्थ के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हो, जैसे सबऑर्डिनेट क्लास के साथ होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसमें कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट का होना चाहिए, यानी कि इसमें एक प्रिंसिपल के बाद जितना आप क्लास जोड़ेंगे सब सबऑर्डिनेट है, एक सबऑर्डिनेट होगा, उसी का सब सबऑर्डिनेट अब कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे एक सबऑर्डिनेट था, इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ता जाएगा, जब कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें प्रिंसिपल क्लास जुड़ता जाएगा। इसमें सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ता जाएगा, इसमें प्रिंसिपल क्लास जुड़ता जाएगा। यानी कि कभी भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसमें जब भी कंजक्शन यूज होगा उससे सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ता जाएगा, यानी कि उसमें जितने हम सेंटेंस जोड़ते जाएंगे उसका अपना इंडिविजुअल अर्थ नहीं निकलेगा, वो अपने अर्थ के लिए एक जो प्रिंसिपल क्लास होगा उस पर डिपेंड करेगा, और जो कंपाउंड सेंटेंस होगा उसमें सबका अपना अर्थ होगा। इस तरह से पूरा सेंटेंस क्लियर होता है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और बेसिक क्लास का जो सबसे जटिल टॉपिक थे वो सारे अब ख़त्म हो गए। अब कल से जो क्लास होगा वो इतना स्मूथ चलेगा, इतना ईजी रहेगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा हूँ जब तक कल की क्लास मैं नहीं लेता हूँ, आप जितने भी मैं बेसिक ग्रामर की 5 क्लासेस ले चुका हूँ सबको एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए। कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, पहले मैं डाउट क्लियर करूँगा तब आगे बढ़ूँगा। तो कल से जो होगा आप फ्रेज पढ़ना, इडियम पढ़ना, ये छोटे छोटे टॉपिक हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे वर्ड पार की क्लास एकदम क्लियर वे में समझ में आती है, 1 गो में समझ में आ जाती है, इतना माथा पच्ची नहीं करना पड़ता है, उसी तरह वो भी समझ में आएगा। लेकिन ये जटिल टॉपिक है क्योंकि फाउंडेशन हर चीज़ का जटिल होता है, और जटिल समझेंगे तो ईजी तो समझने में आसान हो जाएगा। इसलिए इस क्लास को थोड़ा सा भले भी आपको इंटरेस्टिंग ना लगे, फिर भी इन क्लासों को 2-3 बार देख के पूरा अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तब हम आपको कल से शुरू करेंगे। वो टॉपिक एकदम इजी है, वो वाला ग्रामर की टॉपिक आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए। तो चलिए, आप हम लर्न इंग्लिश विद पुनीत, आप हमें FB पेज पे है हमारा, उस पर भी जुड़ सकते हैं, जिस पे डेली वीडियो की लिंक डाली जाती है। और यूट्यूब चैनल हमारा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि अच्छी बातें ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँच पाए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमारा ID है लर्न इंग्लिश विद पुनीत, पे सब पे सेम लोगो लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।